तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था भारत के लोकेशन के बारे में कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भारत का लोकेशन कहाँ पर है और भारत किस जगह पर लोकेटेड है। आपको मैंने बताया था कि भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी आप लोगों को बताया गया था। तो इस चैप्टर में, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास 9 एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने आपको जो लोकेशन के बारे में बता दिया था। इस लेक्चर में जो इस इंडिया के साइज के बारे में इस लेक्चर में आपको पता चलेगा। इंडिया का साइज क्या है, वर्ल्ड के यानी दुनिया के अलग अलग देशों की तुलना में भारत कितना बड़ा देश है, इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा। अब इंडिया साइज एंड लोकेशन, आपको लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। अब इस लेक्चर में हम लोग साइज के बारे में जानेंगे। भारत का साइज क्या है। देखो, भारत जो है वो साइज के मामले में आप लोगों को एक चीज मालूम होना चाहिए कि भारत साइज के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आप में से किसी ने लेक्चर नंबर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 आप में से किसी ने अगर नहीं देखा है तो इसका लेक्चर नंबर 1 पहले देख ले, कल अपलोड जिसे किया जा चुका है। ठीक है, तो इस इंडिया के अगर साइज के बारे में बात करें तो देखो, भारत क्या है, भारत तो ऐसे देखने में बहुत बड़ा देश है। अगल बगल में बहुत पड़ोसी भी है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत जो है विभाजन से पहले भी बड़ा देश था और विभाजन के बाद, विभाजन होने के बावजूद भी भारत अभी भी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत का अगर साइज के बारे में हम लोग बात करें तो भारत जो है वह पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया लेता है। मतलब पूरे धरती का कितना एरिया लेता है भारत? 2.4% एरिया, 2.4%। तो भारत का साइज परसेंटेज के हिसाब से कितना है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। अब भारत का एरिया है कितना? परसेंटेज तो हम लोग का पता चलिए कि भारत का जो परसेंटेज है वो 2.4% है, मगर इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये वाला जो है, ये वाला बात लिखा होगा। इसका ऐसे भी लिखते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत का एरिया है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा होता है। समझ में गया नहीं वाला बात? तो भारत का एरिया कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का एरिया कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। अब भारत का रैंक, मतलब भारत का रैंक कितना है? तो भारत का जो रैंक है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। भारत क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से सबसे बड़ा नाम आता है रसिया का। रसिया के बाद आता है, सबसे बड़ा देश तो पहले रसिया है। रसिया जो है, आपको मालूम अगर होगा तो 1991 में जो है रसिया 15 देशों में टूट चुका था। अलग अलग देशों में, कुछ यूरोप में गया, कुछ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अलग अलग देशों में जो है वह रूस जो है वह टूट गया था। अब लेकिन इस टूटने के बावजूद जो है रसिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो सोचिए, जब नहीं टूटा होगा तब ये कितना बड़ा देश होगा। मतलब जो टूटने के बाद भी सबसे बड़ा देश है पूरे दुनिया का। अब रसिया के बाद जो है सबसे बड़ा देश आता है कनाडा आता है। कनाडा, यूएस ए, कनाडा, यूएसए। फिर उसके बाद आता है चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया,
और उसके बाद आ जाता है इंडिया। तो इंडिया का जो रैंक है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे पहले कौन कौन सा देश है? यह सब रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रसिया इस डायरेक्शन में है, रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। समझ में आ गया? नहीं होगा लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा, सीरीज बता रहे हैं, सीरीज से याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो यह लाइन आप लोग को याद कर लीजिएगा। और बस। तो रैंक के मामले में इंडिया 7 पोजीशन पे है। भारत का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ द एरिया को ऑक्युपाई कौन करता है? भारत करता है। तो इतना सारा चीज आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है लैंड बाउंड्री। तो इंडिया जो है वह लैंड बाउंड्री कितना शेयर करता है? लैंड बाउंड्री मतलब कुछ हम लोग पाकिस्तान, यहाँ पे अगर देखा जाए पाकिस्तान के साथ भी शेयर कर रहे हैं हम लोग लैंड बाउंड्री को। हम लोग पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं इतना। थोड़ा सा हम लोग लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटा सा यहाँ पर ऊपर लगता है, जो कि अभी थोड़ा सा पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं, मगर है ये भारत का ही हिस्सा है। तो ये छोटा सा हिस्सा में अफगानिस्तान के साथ भी हम लोग का सीमा लगता है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा, अफगानिस्तान के साथ सीमा, इधर चाइना है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इधर म्यांमार, ये सब रीजन में। तो ये सब अगर हम बाउंड्री को अगर हम जोड़ दें, जैसे इसका कुछ बाउंड्री होगा अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, सभी बाउंड्री को अगर जोड़ दें तो इस इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वह कितना आ जाएगा? 15,200 किलोमीटर। इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना आ जाएगा? 15,200 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। अब एक सवाल अगर आएगा दिमाग में, वो आता है कि भारत का सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री किस देश के साथ लगता है? मतलब भारत का जो सीमा है, वो सबसे बड़ा सीमा वह किस देश के साथ वो अपना सबसे बड़ा सीमा लगाता है? पाकिस्तान। ऑप्शन दे देता हूँ। भारत सबसे बड़ा अपना सीमा किसके साथ लगाता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चाइना, या ऑप्शन डी बांग्लादेश, ऑप्शन ई पाकिस्तान। किसके साथ लगता है? भारत अपना सबसे बड़ा जो लैंड बाउंड्री है वह किस देश के साथ अपना लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर करता है? बताओ। सबसे बड़ा भारत अपना लैंड बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन एफ श्रीलंका, लंका, ऑप्शन एफ जी मालदीव्स। किसके साथ सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करता है? देखो, इसके साथ तो लैंड बाउंड्री ही नहीं शेयर करता है, इसके साथ भी नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, इसके सबके साथ शेयर करता है, मगर सबसे बड़ा जो है इसके साथ अपना भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। देखने में पाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री लगता है कि सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री तो भाई पाकिस्तान का होना चाहिए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री है। इसका कारण अब ये ऐसा लगता क्यों है ना? देखो, लगता हम लोग को क्या कि पाकिस्तान का लैंड बाउंड्री जो है वो भारत के साथ सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री है। इसका लगने का कारण यह है कि यह जो है एक सीधा बाउंड्री शेयर करता है, लगभग लगभग में स्ट्रेट है। लेकिन अगर बांग्लादेश में देखिएगा आप,
तो बांग्लादेश में आपको बहुत सारा कर्व देखने को मिलेगा। तो ये कर्व को जब आप ऐसे खोल करके सीधा कर दीजिएगा तो इस बाउंड्री से भी यह बड़ा हो जाएगा। तो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है बांग्लादेश का बाउंड्री, यह है बड़ा लेकिन देखने में छोटा लग रहा है। तो सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रहा है हम लोग का? बांग्लादेश के साथ। लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री किस कंट्री के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री बांग्लादेश। लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर अगर लिखता, लैंड बॉर्डर किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो ये लैंड बाउंड्री का बात हो गया, समझ में आ रहा? ये बताओ, इतना पढ़ा इतना समझ में आया? अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया। साइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रैंक 7, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ हम लोग शेयर करते हैं। लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री किसके साथ हम लोग शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ। यह जो है लगभग 4096.7 किलोमीटर ये लगभग में है। फिर इसके बाद ही पाकिस्तान ही आता है, इसके बाद आता है चाइना, इसके बाद तब जाकर के पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान इसके बाद जाकर के आता है। तो सबसे बड़ा हम लोग किसके साथ किस शेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। तो ये वाला लिखना जरूरी नहीं है। अब हम लोग लैंड बाउंड्री का तो हम लोगों ने बात कर लिया कि भारत का ये लैंड है, लैंड का जो है बाउंड्री भी है हम लोग का। अब लैंड बाउंड्री हम लोग किस किस देश के साथ शेयर कर रहे हैं ये सब हमने बता दिया आपको। अब भारत का कुछ कोस्टल लाइन भी है। कोस्टल लाइन यहाँ से चालू होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है, यह जो बाउंड्री है इसको कहते हैं कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब होता है क्या है? समुद्री सीमा, यानी वह जमीन जो समुद्र से अपना, जिसका पास समुद्री तट है। यह सब जो है, ये वाला एरिया जो है ये समुद्र से सटा हुआ है, यहाँ पर समुद्र है। तो यह जो तट रेखा है ना, इसे कोस्ट लाइन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोस्ट लाइन। इसको कोस्ट लाइन नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है, यहाँ पे समुद्र है, इसलिए इसको कोस्ट लाइन कहेंगे। अब भारत का कोस्ट लाइन कितना बड़ा है? भारत का कोस्ट लाइन कितना बड़ा है? भारत का जो कोस्ट लाइन है वह जो है, भारत का कोस्ट लाइन वह 6100 किलोमीटर लंबा है। भारत का कोस्ट लाइन कितना लंबा है? 6100 किलोमीटर लंबा। भारत का कोस्ट लाइन कितना लंबा है? 6100 किलोमीटर लंबा है भारत का कोस्ट लाइन। दिखाई दे रहा है? भारत का कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर लंबा है। मगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहता है, एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ रहता है 16.6 किलोमीटर अप्रॉक्स, या अगर कहीं कहीं इसको 75-16 को, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75-17 किलोमीटर अप्रॉक्स करके। एनसीईआरटी में दोनों बात लिखा हुआ रहता है। तो मेन कोस्ट लाइन, टोटल कोस्ट लाइन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, मेन कोस्ट लाइन क्या होता है? मेनलैंड। भारत का मेनलैंड जो है ना, ये है। अगर आपको कहें भारत का मैप बनाने के लिए तो आप ये वाला मैप बना दीजिएगा, क्योंकि यही भारत का मेनलैंड है।
तो अगर हम यहाँ से अगर नापना चालू करें इस तरह से, और यहाँ से पूरा हम लोग घूम ले इस तरह से, स्केल लेकर के, जो आपका 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, इससे अगर आप इसे नापिएगा तो यहाँ पर ये जो है यह आ जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। अब ये तो हो गया मेनलैंड या कोस्ट लाइन, 6100 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन क्या होता है? टोटल कोस्ट लाइन होता है, आप लोग एक चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भारत जो है ये कंप्लीट भारत का मैप नहीं है। भारत का मैप यह ऐसा होता है, इस तरह से भारत का मैप होता है। एक इस साइड भी आइलैंड है, इस साइड से भी आइलैंड है। तो इन आइलैंड को, इस आइलैंड का नाम क्या है उस तरफ वाले का? इस आइलैंड का नाम है अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। इस आइलैंड का नाम क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। तो अगर हम इसका, तो 6100 हम जोड़ दिए, इसका दूरी निकालिए, इसका कोसाइन कितना बड़ा है, इसका कोसाइन कितना बड़ा है, इसका कोसाइन कितना बड़ा है, इन सब का कोसाइन को हम लोग को नापना होता है। तो इन लोगों को कोस्टलाइन को तो हम लोग छोड़ दिए थे मेन लाइन कोस्टलाइन में, तो इन सब का जो लेंथ है, इन सब का कोस्टलाइन को निकाल कर इसमें जोड़ देना होता है। इस सब का कोस्टलाइन निकाल कर क्या करना रहता है? इसमें जोड़ देना रहता है, और तब निकलता है टोटल कोस्ट लाइन जो 7516 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आइलैंड को भी जोड़ लेते हैं, आइलैंड के कोस्ट लाइन को जोड़ लेते हैं। इसमें हम क्या लिख दें? कोस्ट लाइन ऑफ आइलैंड, कोस्ट लाइन ऑफ आइलैंड इज एडेड। मतलब इसमें आइलैंड के कोस्ट लाइन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। मेनलैंड कोस्ट लाइन में हम लोग जो है आइलैंड को ऐड नहीं करते हैं, इसमें आइलैंड को ऐड कर लेते हैं, इसलिए बड़ा लगने लग जाता है। तो दोनों चीज याद कर लेना। हालांकि एनसीईआरटी का 7516 दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोस्ट लाइन। अब इसके बाद है आपका इंडिया। अब इंडिया का जो साइज के बारे में बता दिए। इंडिया जो है, इंडिया के माथे पर जो है, इंडिया का साइज के बारे में तो हमने बताया 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर एक हिमालयन रेंज भी आता है, हिमालयन रेंज सबसे बड़ा रेंज, सॉरी हिमालयन रेंज, ये हिमालयन रेंज यहाँ नॉर्थ वेस्ट से चालू होता है। एक सेकंड, हिमालयन रेंज जो है यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से चालू होता है, यहाँ जाता है सिंटेक्सियल बेन लेकर के आगे चला जाता है, समुद्र में अंदर घुस जाता है, और यहाँ फिर बाहर आ जाता है, जिससे हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वह इसी हिमालय का हिस्सा है। हिमालय यहाँ से आया, यहाँ पे मुड़ गया, हिमालय यहाँ गया, आई वाला एरिया में जो है पानी भर गया, और जो पानी से बाहर झाँक रहा है उसको आइलैंड हम लोग बना दिए। तो ये और कुछ नहीं है, हिमालय का ही पार्ट है अंडमान और निकोबार आइलैंड। सर भी आइलैंड का पार्ट है? नहीं, ये आइलैंड का पार्ट नहीं है, कुछ और है, वो हिमालय, हिमालय का पार्ट है। समझ में आ गया ना? तो इसके बारे में जो है आपको आगे आने वाले चैप्टर में इसके बारे में आपसे बात होगा, इसके बारे में। अब है आपका इंडिया का साइज, इंडिया का एरिया, इंडिया का रैंक, लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन, और यहाँ पर इंडिया का स्ट्रेच के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने में 32-14 किलोमीटर लगता है। 32-14 किलोमीटर कैसे? यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 32-14 किलोमीटर। और यहाँ सर,
यहाँ से यहाँ का जाते हुए यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ क्या होता है, असम होता है, अरुणाचल प्रदेश, यह सब होते हुए अगर जाएं तो यह 29-33 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अगर आपसे सवाल आए कि भारत का ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच बड़ा है या नॉर्थ साउथ स्ट्रेच बड़ा है, तो जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला स्ट्रेच बड़ा हुआ होता है। मतलब नॉर्थ साउथ स्ट्रेच इज लार्जर देन द ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच। लिख सकते हैं, तो अगर लिख लीजिए ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच, सॉरी, नॉर्थ साउथ स्ट्रेच इज लार्जर देन द ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच। नॉर्थ साउथ स्ट्रेच इज लार्जर देन ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच। समझ में आ गया ना। अब भारत से एक टाइम मेरिडियन भी पास करता है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन भारत से कहाँ से पास करता है? यह पास करता है अप्रोक्स यहाँ से, यह टाइम मेरिडियन। यस 82 डिग्री, ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट से पास करता है। तो ईस्ट, इससे जो है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ पास करता है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, तो यह कहाँ से पास करता है? मिर्जापुर से। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ से पास कर रहा है? मिर्जापुर से। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मिर्जापुर से पास करता है। अब स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है, इसके बारे में अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, अब इससे एक सवाल आता है कि जो हम लोगों ने इसी डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्यों लिया? भारत से पहली बात, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कितना जगह से पास होता है? तो सिर्फ एक ही है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वह सिर्फ एक ही है। कोई कोई देश में बहुत सारा भी होता है। अगर कोई देश बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत सारा, कहीं 4 हो सकता है, कहीं 11 भी हो सकता है। अलग अलग देश में, रसिया के पास बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है, भारत के पास सिर्फ एक ही है, क्योंकि भारत का जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से भारत के पास कम है। अब भारत के पास स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री एंड हाफ मिनट से यह पास, 82 डिग्री 30 मिनट से यह पास करता है। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम को इसी को क्यों लिया गया? तो ये वाला सवाल आप लोग घर से सर्च करके लाइएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो भारत के किन किन राज्यों से जाता है ये देख लीजिए। सबसे पहले यूपी, थोड़ा सा एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो इन जगह से पास करता है। समझ में आ रहा है इतना बात? अब भारत जो है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इसको क्यों लिया गया? देखो क्या बात है, सूरज, तो आप लोग को मालूम होगा कि सूरज जो है, सबसे पहले ये वाला जो बात हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। जैसे भारत का हम रफ अगर डायग्राम बना, एक भारत का रफ डायग्राम अगर हम लोग बनाए और बात करें कि सन जो है सबसे पहला
बात तो सन ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। एक्चुअली धरती वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रहा है, तो हम लोग को लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, तो सन सबसे पहले इधर आ जाता है। इधर क्या जाता है, सबसे पहले सन इधर आ जाता है। अब यहाँ का लोग जो है सबसे पहले सवेरा कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर सन थोड़ा देर बाद यहाँ पर आ जाता है, फिर सन यहाँ पर आ जाता है, ये सब रीजन में। फिर सन यहाँ से आ जाता है और वे भारत से चला जाता है। अब सन जो है सबसे पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ पे सवेरा हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर सबसे पहले सवेरा होगा, फिर यहाँ पर सवेरा होगा। यहाँ का लोग उठ जाएगा, यहाँ का लोग सोया हुआ रहेगा, यहाँ का लोग अभी आधा नींद में रहेगा, यहाँ लोग जो है अभी 2 घंटा जो है इससे पीछे चलेगा। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्ट में रहता है। तो इसको 25 मिनट को थोड़े देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। 97 डिग्री है, इसको मान लेते हैं 97 डिग्री ईस्ट। 25 मिनट को थोड़े देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर जो है वह 68 डिग्री ईस्ट रहता है अप्रोक्स। तो अगर हम ईस्टर्न मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी 68 डिग्री और 97 डिग्री, यानी इंडिया के ईस्टर्न मार्जिन और इंडिया का वेस्टर्न मार्जिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अप्रोक्स 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री कैसे, ये 29 डिग्री लगभग आ रहा है, और मैंने यहाँ 25 मिनट यहाँ पे इग्नोर किया था, यहाँ से 6 मिनट 4 मिनट इग्नोर मैंने करने को कहा था, तो अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो ये अप्रोक्स 30 डिग्री आ जाता है। तो भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन में कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। अब यहाँ पर एक बात गौर करना कि 30 डिग्री का अंतर 1 डिग्री में जो है वह 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना आ जाएगा, 30 × 4 यानी कि 120 मिनट। ये वाला बात समझ में आया। 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट, 2 डिग्री में 8 मिनट, 3 डिग्री में 12, 4 डिग्री में 16, वैसे ही 30 डिग्री में 30 × 4 120 मिनट। 120 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 आवर। क्यों, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स, 2 आवर कंस्टिट्यूट्स ऑफ 120 मिनट्स। तो 30 डिग्री जो है इसके वजह से 2 घंटे का अंतर आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो यहाँ पर कितना बजेगा, 8 या 4। भाई ये पीछे चल रहा है ना 6, ये समय आगे चलना चाहिए, और ये पीछे क्यों, क्योंकि सूरज सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो जोन है इसका समय आगे चलेगा, तो ये 6 है, तो यहाँ से इसको घटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 8 बज रहा है तो यहाँ 6 बजेगा, अगर यहाँ दिन का 12 बज रहा है तो यहाँ 10 बजेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में 2 घंटे का अंतर लगभग में आ रहा है। तो इस 2 घंटे का अंतर को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बीच से रेखा निकाल देते हैं, यहाँ से, इसको कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट क्यों लगा, लेक्चर नंबर 1 इसके बारे में जानकारी है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे एक सवाल है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इस सवाल का जवाब मिल गया। क्यों, क्या मिल गया कि भारत का ईस्टर्न मार्जिन वेस्टर्न मार्जिन के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का अंतर है। तो इस 2 घंटे को अंतर को कंपनसेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइम पीरियड निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है, कहा कि हमको 6 बजे कॉल करना, अगर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन अगर नहीं होता तो मान लीजिए यहाँ पे 6 बज रहा है और यहाँ पे 4 बज रहा है, यहाँ से एक आदमी निकला, यहाँ से एक आदमी कह रहा है फोन पे अपना दोस्त से कि आज हमको 6 बजे जो है बात करना, आज हम 6 बजे तुमसे बात करेंगे फोन पर। यहाँ का गुजरात का आदमी कहा कि ठीक है भाई, बात कर लेना। अभी 6 बजे तो ये कॉल करेगा,
लेकिन ये 6 बजे जब ये कॉल करेगा तो इसके घड़ी में 4 बज रहा है, फिर ये गुस्सा करेगा कि 4 बजे ही क्यों कॉल कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ये किया आपने घड़ी देख करके 6 बजे, लेकिन इसके घड़ी में 4 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, इसके घड़ी में 4 बज रहा है, कहेगा 2 घंटा पहले कॉल कर दिया। ये कहेगा 6 बजे ऑनलाइन क्लास में आ जाना, हम क्लास में पढ़ाएंगे, इसके घड़ी में अभी 4 ही बज रहा है, और जब इसके घड़ी में 6 बजेगा तब यहाँ पर 8 बज जाएगा और क्लास खत्म हो चुका होगा। तो ये समस्या जो है कभी खत्म नहीं हो पाता, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया। स्टैंडर्ड टाइम इसको, अब इस समय के हिसाब से गुजरात का आदमी भी काम करेगा, इस समय के हिसाब से यहाँ का आदमी भी काम करेगा अरुणाचल प्रदेश, इस समय के हिसाब से यहाँ कन्याकुमारी का आदमी भी काम करेगा, इसी समय के हिसाब से जम्मू कश्मीर का इंसान भी जो है इसी समय से चलेगा। वरना अगर स्टैंडर्ड टाइम अगर नहीं होता तो जो है सब अपना अपना टाइम के हिसाब से चलते हैं और समस्या जो है वो लगा रहता, कभी खत्म नहीं होता। समझ में आया ना ये वाला बात। ये वाला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया के नेबर्स के बारे में। पड़ोसी अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं, एक से बढ़कर एक पड़ोसी है। सबसे अच्छा पड़ोसी हम लोग का पाकिस्तान है, फिर उसके बाद चाइना सब उससे भी अच्छा पड़ोसी है, फिर नेपाल, भूटान, हाँ एक हाल ही में हम लोग का एक और अच्छा पड़ोसी आ रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये सब पड़ोसी के बारे में हम लोग, जितना भी हम लोग का पड़ोसी है उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी जिसका टॉपिक्स होगा इंडियाज नेबर, भारत का करीबी, भारत का पड़ोस में जो जो लोग हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 देख लेना, इस वीडियो को भी पूरा देख लेना, देख ही लिया होगा आप लोगों ने, तभी आप लोग यहाँ पढ़ा। ज़्यादा पसंद आया तो एक बार और देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं।